साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। साथियों, जैसा कि पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर साबका संघर्ष कमेटी के हवाले से मैंने बताया था कि नलिन, तलवार और कपिल को साबका ने आउट कर दिया है। वो खबर जब फैली और बाहर निकली और जब रिएक्शन नलिन और कपिल का आया तो उनका रिएक्शन जो आया है उस रिएक्शन के अगेंस्ट में अभी तक साबका ने अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और 2-3 वीडियो तो उनके सिंपल थे कि चलो वो कुछ बोल लेते, हम विश्वास नहीं कर रहे थे। न ही हम ये विश्वास कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है। अभी भी हमें पूरा विश्वास नहीं है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है। ये कोई गेम या कोई चाल हो सकती है, जो अभी भी हमें यही लग रहा है। कारण कि जैसे आज रात आज जो वीडियो चढ़ाया हुआ है उस वीडियो को सुनने के बाद तो ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ है, ये सच भी हो सकता है। और अगर ये सच है तो सबसे पहले तो ये है कि साबका जो हम पहले बोलते थे हमेशा ही कि भाई आपकी साबका हैक हो गई, हैक हुई है, तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं आपका साबका हैक हो चुकी है। जिसके अंदर कपिल क्लियर बोल रहा है कि भैया हमें अपने घर से कौन निकाल सकता है, यानी कि साबका उनकी है। और वो यही बोलते हैं कि ये साबका हरपाल की है, हरपाल हमारे साथ में है, हरपाल और हरपाल के साथ में तलवार, तलवार के बाद में मोहन रंजन और मोहन रंजन के साथ में कपिल खुद। ये चारों ही बिल्कुल सीना ठोक के दावा कर रहे हैं कि साबका हमारी है। और जो बाकी है उनको वो कीड़े मकोड़े या उनके आसपास की तुलना करते हैं, मतलब वो उनको कोई सदस्य नहीं मानते हैं। इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो इनकी मानसिकता है कपिल एंड पार्टी की, उस मानसिकता में अब ये पहले अधिकारियों और जेसीओ ओआर को अलग किया गया, उनके बीच में खाई पैदा की गई। लेकिन अब जेसीओ और ओआर के बीच में एक खाई पैदा होगी, 100% होगी, क्योंकि हमारे जवान हैं वो 100% वो कपिल के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो उनके अच्छे फॉलोवर हैं। कपिल उनके लिए बहुत कुछ मतलब एक आइकॉन बन चुका है। तो वो वैसे भी आपको पता ही है कि जेसीयू को चाहता कौन है। फिर उन्होंने इस वीडियो में कंफर्म कर दिया है कि भाई हिंदुस्तान में सैनिकों को जगाने के लिए सिर्फ ये 4 आदमी साबका के जो थे, इनकी वजह से ये लोग जग के और ये आंदोलन जो है वो खड़े हुए हैं। और जितने भी मतलब जितने भी जो जेसीओ या ऑनरी वाले थे वो सारे के सारे दरी बिछा थे और वो अपना जो कुछ भी कर रहे थे, वो चाट बना रहे थे या पकौड़ा खिला रहे थे और लोगों से पैसे ले रहे, जो भी है। मतलब बहुत ही गंदे इल्ज़ाम आप ऊपर लगाए गए हैं कि भी जितने भी संगठन हैं, वो संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे ही मतलब इस में कोई काम के नहीं है, ना उनको कोई मतलब है। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल डिक्लेयर हो गया है कि भाई अभी ये 4 व्यक्ति ये बोलते हैं कि जो हमारी विचारधारा है वही आंदोलन की विचारधारा है, यानी कि जिनको हमारी विचारधारा पसंद है वही आंदोलन में शामिल हो। यानी कि आंदोलन को भी ये अपना एक व्यक्तिगत ही अधिकार मान रहे हैं। देश के बाकी लोग जो भी है वो इस आंदोलन के अंदर कोई उनका न तो हिस्सा है, और ये भी नहीं मान रहे हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो 10-10, 15-15 दिन कम से कम 5-6 स्टेट से लोग बैठे थे। 15-15 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, जिसमें अपना यूपी है, अपना ये यूपी के साथ में हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, जहाँ भी है, यानी कि भी कई स्टेट है जो बैठे थे। लेकिन ये नहीं मानते हैं। ये 4 आदमी जो इन्होंने अपना चलाया वो इन्होंने चलाया है। अब कल है जो पंजाब में मीटिंग है, मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उस मीटिंग के अंदर अहम रोल रहेगा हरपाल का। हरपाल के पत्ते अभी तक खुले नहीं हैं। क्यों? कि हरपाल को अभी तक ये लोग अपने साथ मान रहे हैं। और देखते हैं कि हरपाल 95 साल के प्रगट सिंह साहब के साथ में खड़ा होता है या कपिल के साथ में खड़ा होता है। अगर वो कपिल के साथ में खड़ा होता है तो आप खुद सोच लीजिए कि साबका में क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक हम सोच रहे थे कि भी ये कपिल और अपना नलिन के व्यवहार की तरफ से या बोलचाल की वजह से या उसकी भाषा की वजह से डिस्प्यूट है। नहीं,
ये भी गलतफहमी है। ये डिस्प्यूट जो इनके बीच में है वो पैसों के लेन देन की वजह से है, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। और इसके सबूत हमारे पास में आ चुके हैं, हमारे पास में आ चुके हैं कि ये लेन देन की बातों के ऊपर है। और अब एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाई जा रही है। वो बोलते हैं कि आपने खर्च कर दिया, वो बोलते हैं आपने खर्च कर दिया, वो बोलते हैं आप हिसाब दो, वो बोलते हैं आप हिसाब दो। इसका मतलब यही है कि आप सभी इस चीज़ से तो कम से कम इत्तेफाक रखते ही है कि पैसों का लेन देन या घोटाला हुआ है जंतर मंतर में, इसमें कोई शक नहीं है। अब चाहे 1 रुपये का हुआ हो, लेकिन हुआ है। जिसमें ये साफ बोल रहे हैं कि जो भी बंदे बैठे थे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम डाल रहे हैं या उनको अभियुक्त बना रहे हैं, जिसके लिए कपिल जो खड़ा हुआ है और कुर्बानी दे रहा है, तो ये चीज़ अभी साफ हो चुकी है। अब जब इस वीडियो का समाप्त होता है तो कपिल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है। वो उस एग्जाम्पल को हर सैनिक को सोच लेना चाहिए। उसने क्या बोला है, मैं किसी का नहीं हूँ, यानी कि चाहे मेरा कितना ही अजीज है, मेरे साथ का है, मेरा घर का है, मेरा बाप है, कोई भी है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अपना हूँ। उसके असूल पता नहीं मालिक ने कैसे बनाए हैं, उस उसूलों के ऊपर वो किसी को नहीं मानता है। यानी कि वो कोई आदमी सोचे कि कपिल मेरा है या कपिल मेरा दोस्त है या कपिल के साथ हम काम कर रहे तो कपिल हमारा है, तो ये आपको पहले से ही दिल से निकाल देना है कि कपिल ने इस वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर एक चीज़ छाती ठोक के बोलती कि भाई मैं किसी का नहीं हूँ, जो सही है मैं उसका हूँ। अब सही क्या है, तो इसमें भी एक बात यही है कि हमने 14 महीने में एक ही चीज़ देखी है कि जो कपिल के हिसाब से जो होता है वही सही होता है, बाकी देश का कोई भी आदमी बोलता है वो सही नहीं होता है। ये हमारा ओपिनियन है, हम कपिल पे नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा ओपिनियन है कि जब कपिल बोलता है वही सही होता है, बाकी जो बोलते हैं वो सब गलत होते हैं। और कपिल भी यही बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है, और इसके लिए चाहे मेरा कोई भी कितना भी नज़दीक तक हो, अगर वो मेरे विचारों में सहमत नहीं तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, भाई मेरे से अलग हो जाए। अब हम आते हैं कि अभी बीच में राठौड़ साहब ने दिग्गज वीरांगना महासंघ खड़ा किया था, और उसका दिग्गज वीरांगना महासंघ के कोऑर्डिनेटर बनाए थे चरण सिंह साहब IBO के। वो कोऑर्डिनेटर बने। हमने जो रेवाड़ी में अच्छा एक सम्मेलन भी हुआ, 6 दिन का, देश में पूरा वो भी सब कुछ हुआ, देश को जगाया भी, सब कुछ हुआ। लेकिन चरण सिंह साहब आज भी कभी भी अपने नाम के आगे है जो कोऑर्डिनेटर अपना दिग्गज वीरांगना संघ नहीं लगाते हैं, वो अभी भी IBO के हरियाणा का अध्यक्ष लगाते हैं। वो लिखते हैं क्लियर अभी भी अपने नाम के आगे। अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से अपने मन से स्वीकार नहीं किया कि उनको जो दिग्गज वीरांगना महासंघ के कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है इतना बड़ा, यानी कि देश के सारे संगठन उनके अंडर में काम करने के लिए राजी हुए थे। लेकिन जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इस चीज़ से किनारा कर लिया है। इसलिए मैं साथ में मेरी तरफ से यही कहूँगा कि मैंने तो अपनी छाती ठोक ली है कि अब दिग्गज वीरांगना संघ के अंदर कुछ बचा नहीं है। अब रही बात FEA की। FEA के लिए राठौड़ साहब दृढ़ कृत संकल्प है, और उन्होंने अभी पिछले 5, 6, 10 दिनों में कंटिन्यू पोस्टें डाली है। लास्ट पोस्ट में उन्होंने हाथ जोड़ के जितने भी हमारे अलायंस है, जितने स्टेट से, सबसे एक ही चीज़ मांगी है कि भाई आप, और ये रिक्वेस्ट उनके साथ साथ मेरी भी है, जिन भाइयों के साथ में, जिन साहिबान के पास में मेरी आवाज़ पहुँचे, तो कृपया आप FEA के अपना एक स्टेट का चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त कीजिए और स्टेट का एक प्रवक्ता भी नियुक्त कीजिए, और इससे हम एक अलग से मतलब इनको क्लबिंग करके और इनके साथ में हम अपने आगे की रणनीति बनाएं और हम आगे बढ़ें। तो ये अभी भी जो FEA है वो अपने जो भी उनकी प्रतिज्ञा है, जो भी उनके बायलॉज है, उसके हिसाब से वो स्टैंड करता है और वो अपना काम करेगा। और 110% FEA में कहीं भी कोई भी टूट फूट वो नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनके मालिक हैं, तो अब पता नहीं वो कितने संगठनों के मालिक है, वो तो वो अभी साहब से पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे आगे। लेकिन सभी स्टेट अलायंस जितने भी है वो कृपया राठौड़ साहब की इस बात पे आप बहुत ही गहराई से चिंतन करें
और 2 व्यक्ति डिटेल करके जितना जल्दी हो सके 4 तारीख से पहले हमें अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की ये कमेटी और साथ में प्रवक्ता की कमेटी एक साथ बनानी है और बना के फिर हमने आगे बढ़ना है अपने एजेंडे को लेके। अब मेरी तरफ से मैं FEA अध्यक्ष को एज ए राजस्थान कोऑर्डिनेटर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पर्सनल फ़ोन पे कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से सभी के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने किन मुद्दों के ऊपर सबसे पहले सरकार के सामने जाना चाहिए। तो मेरे इसमें से मुख्य जो एजेंडे है, जो सर्वप्रथम है, वो है विधवा पेंशन, जो कि 2016 में जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। तो विधवा पेंशन का जो एनोमली है, सबसे पहले उसको ठीक करवाना है और उन वीरांगनाओं को उनका हक दिलाना है। सेकंड चीज़ वो है विकलांगता का जो पेंशन है, उसका भी है जो ठीक करवाना है और उसको भी हमारे एजेंडे में सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे हमने रखा है कि जितने भी जोखिम भत्ते हैं सेना के अंदर, वो एक समान होने चाहिए, वो रैंक के हिसाब से नहीं होने चाहिए जोखिम भत्ते। चौथा हमने रखा है कि जितने भी हमारे प्रीमेचर सेना में कोई प्रीमेचर होता नहीं है, वो टर्म्स और कंडीशन उनकी 15+2 होती है, वो करने के बाद में प्रीमेचर होता ही नहीं है। जो उसका रैंक सर्विस उसने नहीं की है तो आप उसकी रैंक सर्विस की पेंशन मत दो, लेकिन OROP से उसको आउट करने का हक आपको नहीं है, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड कंप्लीट किया है। तो इसके लिए अगर हो सके, अगर सरकार मानेगी तो ठीक, नहीं तो कोर्ट भी आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। और सबसे लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको रिजर्विस्ट के लिए सबसे पहले आगे हाथ रखना है कि भी रिजर्विस्ट थोड़े बहुत बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर दिया है, जो पेमेंट निर्धारित की है, वो पेमेंट उनको मिलनी चाहिए, ये हमारे एजेंडे में होना चाहिए। और सबसे लास्ट में अभी हमने एक नया एजेंडा लेना है कि हमारे जो अग्निवीर भाई जो शहीद हुए हैं, उनकी विधवाओं को हमें उनको शहीदों का दर्जा दिला के उनकी आने वाली जनरेशन को, उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, ये कर्तव्य हमारा है कि उनको हम अग्निवीर के हवाले ना करें। सरकार क्या करे, क्या हमें सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम अपने शहीद अग्निवीर को, जो वाकई शहीद हुआ है, उसकी आने वाली जनरेशन को अपने पिता की शहीदी मिले, न कि एक खाना पूर्ति या फॉर्मेलिटी मिले कि वो अग्निवीर में किसी ऐसी मतलब वो मजदूरी के लिए गया था, उसके अंदर वो काम आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा अभी तक का यही है। रही बात MSP की, तो वो करेंगे हम अगले वीडियो में। अब आगे की जो 2 क्लिप है वो देखना न भूले, वीडियो को बीच में न छोड़े। जय हिंद, जय भारत। जागरूकता करी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल ने, जहां वो एक तहसील लेवल की एक संस्था थी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। 2013 के अंदर 14 के अंदर ये दिल्ली आई। 2015 के अंदर इन्होंने 12 दिन की भूख हड़ताल करी, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके साथ में ही टेंट लगाया। नलिन तलवार जी उस समय इस कमेटी से जुड़े वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में वो थे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में आप लोगों को मालूम है कि कोर्ट कचहरी, तो वहां से नलिन तलवार ने देखा कि नहीं, ये बंदे पूर्व सैनिकों के लिए तन मन धन से नहीं, ये एक सवार थे। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को नेशनल पटल पे लाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है नलिन तलवार, दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति है इसके अंदर तमिलनाडु से मोहन रंगन, जिसको पे पेंशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा। मोहन रंगन ने भी बहुत मेहनत करके सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को पूरे देश में कि हाँ, अगर कोई जवानों की हुंकार भर सकती है तो यही कमेटी भर सकती है, जबकि मोहन रंगन साहब उनकी खुद की एसोसिएशन है। उसके बाद में 2015 के लास्ट में मैं इस कमेटी में आया, तो भाई दिन रात हमने भी एक करी और अपने जो सिद्धांत थे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, तो वो हमने ही बनाए हैं। जो विचारधारा है वो हमने ही बनाई है। अगर कोई हमारी विचारधारा को मारेगा या उसको दबाएगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमारी विचारधारा 28 लाख पूर्व सैनिकों की न्याय की समानता की आवाज है, वो संघर्ष है पूरा का पूरा। अब आप देखोगे हमारे एक बहुत ही सैनिक संघर्ष कमेटी हमारा है, हमारा घर है। अगर कोई इधर उधर की मकड़ी आके बैठ गई
तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो जाड़ा बुन के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की विचारधारा हमारी है, नायक हरपाल की है, नलिन तलवार की है, कपिल फौजी की है, मोहन रंगन की है, इनकी ही विचारधारा है। इसके बाद में इसमें कोई आया 2018 में दरी कुर्सी बिछाते हुए, और उसके बाद में कोरोना वायरस हम अपने दम पे लेके चले हैं और पूरे देश में जवानों को जागरूक करें। कोई आके एक महीने पहले ये और वे कहे, उनकी कोई हम परवाह भी नहीं करते। अब जो लेख लिखा है ना एक पंजाबी में, उसका भी खुलासा करेंगे कि वो कहाँ से लिखा है और किस बंदे ने लिखा है और उसके ऊपर क्या हंगामा हो रखा है पंजाब में भी। और जिसने वो लिखा है उसको तो बहुत जबरदस्त पंजाब के सबका सैनिकों ने खींच रखा है, मतलब गालियां दे रहे